जन्नत के पत्ते, बाब नंबर 7। और क्या कुर्बान कर सकती हो तुम अपना फासला घटाने के लिए? रात सोने से कबल ये आखिरी बात थी जो आयशे ने उससे पूछी थी। उसने नींद में डूबी आंखें खोलकर सवालिया निगाहों से आयशे को देखा। बोली, कुछ नहीं। मैं बताऊं, तुम अपनी नींद कुर्बान करना सीख लो। वो कहकर लेट गई तो हया ने बोझल होती आंखें बंद कर लीं। सुबह फजर की अजान के साथ ही बहारे ने उसका कंधा झंझोड़कर उसे उठा लिया। उठ जाओ, आयशा ने कहा, आज से तुम भी हमारे साथ कुरान पढ़ने जाओगी। मैं उसने कसलमंदी से आंखें जरा खोल ली। मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। यह टॉर्चर तुम भी सह लो ना। मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं? अब उठ जाओ। दुम कुटी लोमड़ी दूसरे की दुम फंदे में फंसते देखकर बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती तैयार हो रही थी। हया बदवक्त तमाम कंबल फेंक कर उठी। उसे और डीजे को सुबह खेजी की आदत तो थी, मगर उसकी सुबह फजर कज़ा होने के बाद होती थी। और फिर भागम भाग कैंपस की तैयारी। उसने अपना लीमों के रंग का जर्द फ्रॉक पहना जो एक दफा जहान के घर पहन कर गई थी, और गीले बाल खुले छोड़कर सिंगार मेज के सामने आ खड़ी हुई। अभी उसने परफ्यूम की शीशी उठाई ही थी, बहारे अकब में जोर से चीखी। ये क्या कर रही हो? क्या? वो उसके अचानक चिल्लाने पे डर कर पलटी। तुम बाहर जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बहारे ने बेयकीनी से पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, क्या हुआ? आयशा गुल कहती है, अच्छी लड़कियां बाहर जाने से पहले इतना तेज परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर परफ्यूम नहीं। अल्लाह ताला नाराज होता है। वो बहुत खफगी से डांटती हया के साथ आ खड़ी हुई और फिर एड़ियां ऊंची उठाकर खुद को आईने में देखती सर पे स्कार्फ लेने लगी। हया ने एक हाथ में पकड़ी परफ्यूम को देखा और जरा सा खिफत से उसे वापस रखकर बॉडी मिस्ट उठा लिया। हलीमा आंटी के लॉन में चांदनी बिछी थी। वो मरकजी जगह पर बैठी थी और सारे छोटे बच्चे उनके गिर्द नीम दायरे के सूरत बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई, एक जगह से बच्चों ने फौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एकदम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालकर सर को जुम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गईं। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के धुतकारे हुए शैतान से। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। क़िरात करने वाला बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था जिसने सर पे जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मध्यम आवाज में पढ़ रहा था। आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दे कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें और अपने काबिल सतर एज़ा की हिफाजत किया करें। वो जो जमाही रोकती इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ाकर सीधी हो बैठी। और वो अपनी जीनत जाहिर ना किया करे, सिवा उसके जो खुद जाहिर हो जाए। कमसीन बच्चे की आवाज ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सहर सातारी हो रहा था। हया ने बेख्तियार सिर पे ओढ़े दुपट्टे से कान ढके, जिनमें उसने मोती वाली बालियां पहन रखी थी, वही मोती जो जहां के सीप से निकले थे। बहारे ने उसे एक एक मोती दोनों बालियों में परो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल रखा था और उन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नियां अपने गरेबानों पे डाले रखा करें। किसी कैफियत में उसने गर्दन झुकाकर देखा। उसका शिफॉन का दुपट्टा सर पे तो था, मगर गर्दन पे उसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कदर खिफत से उसने दुपट्टा खोलकर शानों पे ठीक से फैलाकर लपेटा। उस वक्त सिवाय हुक्म मानने के उसे और कोई चारा नजर नहीं आया। ये आयशा गुल की बातें नहीं थीं जिन पे उलझकर उनको जहन से झटका जा सकता था। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहां से जहां इनकार नहीं सुना जाता था, जहां सिर्फ सर झुकाया जाता था। तुर्क बच्चा अपना सबक खत्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारे को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किए ताउज़ पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी। अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। उसकी नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चराग हैं। चराग फानूस में है। फानूस गोया एक चमकता हुआ तारा है। वो एक बाबरकत जैतून के दरख्त से रोशन किया जाता है। न मशरक़ी है और न मगरिबी। करीब है कि उसका तेल रोशन हो जाए, और अगरचे उसे आग भी न छुई हो। नूर है ऊपर नूर के। अल्लाह अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है। लॉन में एकदम बहुत सी रोशनी उतर आई थी, जैसे चमकता चांद पूरे उफ़क़ पे छा गया हो, जैसे सोने के पतंगे हर सू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हों, जैसे नीला आसमान सुनहरे कंदीलों से झगमगा उठा हो।
وہ اس طلسم میں گہری سحر زدہ سی ہوئی سنی جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندیکھی مشعلوں سے روشن تھا۔ چاندنی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے۔ یہاں ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی، دور مرمرا کی لہریں کناروں پہ سر پٹخ پٹخ کر پلٹ رہی تھیں، واپس اپنے اندھیروں میں۔ کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے، حلیمہ آنٹی ان کی طرف ہی آ رہی تھیں، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی کہیں بہت اندر گم تھی، اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکل کا سرا سجھائی نہ دیتا تھا۔ اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوک ادا کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور ہنگامے سے دور وہ ایک بہت ہی پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرا کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرنسپل سیکرٹری تھے۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، جب وہ تازہ ازمیر ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اس استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملے تھے۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پیچھے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نیم سے صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا ہے۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لو سا انسان تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹس کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے عام سے حلیے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بیوقدا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا۔ دیمت عبد الرحمن پاشا کو بہت کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی تھی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور آفس عبد الرحمن پاشا کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا، کوئی چوں بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP اپنی کوئی سیکرٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معمولات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پہ ڈالی جس پہ AR پاشا کی تختی لگتی تھی، اور ٹھٹک کر رکی۔ دروازے کی نچلی دراز سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبد الرحمن پاشا واپس آ گیا ہے؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحرانگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمت، برنگ می اے کافی، اپنے بھاری رعب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔
कॉफ़ी की ट्रे उठाया, उसने दरवाज़ा ज़रा सा बजाकर खोला। अब्दुर्रहमान पाशा का ऑफिस निहायत शानदार और पुरतायुश अंदाज में आरास्ता किया गया था। अपनी शीशे की चमकती सतह वाली मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगाकर बैठा वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखते हुए सिगरेट लबों पे दबाए हुए थे। हल्की हल्की बड़ी शेव में वो पहले से ज्यादा बावकार लग रहा था। दुनिया का वो अच्छा लगे या बुरा, दीमत को उस जैसे कोई नहीं लगता था। उसने कॉफी मेज पर रखी। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक, वो मुस्कुराकर अपने बॉस का खुशामदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुर्रहमान एक सरसरी निगाह उस पर डाली और फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर एश ट्रे में झटका। वहां के बहुत से टुकड़ों के ऊपर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतल्लिक एक बात वो जानती थी कि वो इतनी बेतहाशा स्मोकिंग शदीद परेशानी व तफक्कुर के आलम में किया करता था। सर आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया है, उसे साफ कर लाओ। उसने मेज की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पर डले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नॉट ढीले किए, ग्रे शर्ट के कफ खोले बैठा था। उसका लिबास भी उसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट उठाया और बाहर निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का डब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुओं से भरा था। उसकी कॉफ़ी जूं की तूं रखी थी, अलबत्ता एशट्रे में राख के टुकड़े बढ़ चुके थे। सर सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसने सिर्फ पेशेवराना तकल्लुफ में नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के बाइस पूछा। उसे मालूम था कि जवाबन वो उसे नो थैंक्स कहकर वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामलात किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थीं जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाई बैठी गई। दीमत वो सिगरेट के कश लेते खिड़की से बाहर ठाठे मारते समुंदर को देखते हुए बोला तो उसका लहजा बेलचक और सर्द था। किसी गैर मुल्की को तुर्की से वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात सर, कोई अगर गैर मुल्की तुर्की में रह रहा हो वो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। उसे जिस चीज़ की कशिश तुर्की में नज़र आ रही हो उसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब उस कशिश को ख़त्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुर्रहमान ने ज़रा मुस्कुराकर उसे महजूज अंदाज में देखा। सर कोई औरत अपने शोहर को सिर्फ तब छोड़ती है जब उसे यह लगता है कि उसके शोहर ने उसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शोहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई उस औरत को उसके शोहर के खिलाफ बहकाए? उसने नागवारी से सर जरा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पर यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पर यकीन नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने शोहर की बात पर ही यकीन करेगी। और कोई शोहर अपने धोखे या अपनी बदएमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने तो ये नहीं कहा कि वो सब अपनी बीवी को कहे। अब के दीमत जरा मानिखेज अंदाज से मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो उसकी बीवी उसके इल्म में लाए बगैर उसकी बातें सुन लेगी। एक मासूम सा इत्तफाक। बात खत्म करके दीमत ने जरा से शाने उचकाए। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक चमक दर आई। उसने सिगरेट का टुकड़ा एश ट्रे में फेंका और जरा आगे होकर बैठा। मगर दीमत, कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बदअमल का क्यों जिक्र करेगा? मैंने कहा ना, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बाज काम ऐसे होते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सियाक व सबाक के बगैर पेश किए जाएं तो वो हीरो को विलन भी बना देते हैं। अब्दुर्रहमान पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। उसके चेहरे पे छाई फिक्र गायब हो रही थी। दीमत, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वो तुमने 5 मिनट में कर दिया। थैंक यू सो मच। वो वाकईतन उसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसर्रत से उठी थी। गो कि अंदर से वो जानती थी कि अब्दुर्रहमान पाशा किसी बीवी को उसको शोहर से बदजन करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये भी जानती थी कि यह गलत काम था। मगर अब्दुर्रहमान पाशा का तशक्कुर हर शे पे छाने लगा। तुम्हारा शोहर कैसा है? अभी तक वेंट पे है? जी सर। कुर्सी से उठते हुए उसने मगमूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद उसका शोहर कुछ अरसे से वेंटिलेटर पे था और ये पूरा होटल ग्रीन जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराए। अब्दुर्रहमान उसे लालच दे रहा था। ये उसके मशवरे का इनाम था। वो बहुत फरहत से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत, अब्दुर्रहमान उसके अकब से पुकारा था। उसके कदम जंजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुर्रहमान अब एक फाइल उठाकर उसकी वरक गर्दानी कर रहा था। वो बेज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जह ना था, मगर उसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उसे कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया। ना ही वो औरतों से शगफ रखने वाला बंदा था। फिर उसने ये क्यों कहा? थैंक यू सर। वो जरा तजब्जुब से बोली।
वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला, उसने बहुत उलझ कर अपने बालों को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 वर्षों में सिवाय उस कटिंग के कोई दूसरी कटिंग नहीं कराई थी। हाँ, जो अनातोलिया के साहिल पे था। तुम पे गुरगुरियाले बाल अच्छे लगते थे। वो फाइल की तरफ मुतवज्जो बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे जमीन सरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बदबक तमाम बाहर निकली और अपनी कुर्सी पे ढेसी गई। अनातोलिया का साहिल सुर्ख घुंघरियाले बाल 6 साल पहले उसने एक एक्सट्रेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम जमाना मैगजीन सिर्फ अनातोलिया में छपता था और वहां से बाहर नहीं जाया करता था। मगर तब उसे पैसे चाहिए थे। वो नशे में थी। बाद में वो शर्मिंदा थी। उसने वो शहर, वो जगह, सब कुछ छोड़ दिया था। उसके खानदान, उसके दोस्तों का भी किसी को उस मैगजीन का उन चंद कॉपीज का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगजीन तो शायद अब रद्दी का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया होगा। तो अब्दुर्रहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सिर दोनों हाथों में गिराए बैठे थी। उसकी बेलचक आवाज की धमकी वो समझती थी। अगर उसने ये गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो वो मैगजीन मंजर आम पर आ जाएगा और उसका घर, बच्चे, जिंदगी सब तबाह हो जाएगा। उसने चेहरा उठाकर बेबसी मुतनफ्फर निगाहों से एआरपी के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर! उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। उसे आज इल्म हुआ था कि अब्दुर्रहमान पाशा ने कैसे हर शे को अपने काबू में किया है। बंद कमरे के उस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में उसका कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पे आकर उसका हाथ थम गया। वो नंबर उसने अंग्रेजी में ब्रदर डियरिस्ट के नाम से महफूज कर रखा था। अब उस नंबर पर रब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज वैसे ही होती जाए जैसे वो सोच रहा था तो उसने मुस्कुराकर उस नंबर को देखा और फिर उसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बेवकदा आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद उसी नंबर से जवाब आया था। जहन्नुम में जाओ तुम, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महजूज से अंदाज में हंस पड़ा। फिर मुस्कुराकर सा झटकते हुए एक जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूं। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊं? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि उसके ब्रदर जियरिस्ट का जवाब उन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इनकार नहीं करेगा। उसने आज तक अब्दुर्रहमान को ना नहीं की थी। वो उसे ना कभी नहीं कर सकता था।